आज पूरे प्रदेश व्यापी धरना दिया, 3 से 5 देने वाले हैं और हमने हमारे पांचों सभी साथी के साथ सिविल लाइन थाने के सामने आज 2 घंटे का धरना दिया और 3 से 5 पूरे प्रदेश के सभी थानों में धरना का आयोजन है। और ये कांग्रेस के द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय हमारे नेतृत्व के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए और इस देश को बदनाम करने की जो साजिश कांग्रेस के माध्यम से टूल किट के द्वारा सुनियोजित तरीके से की जा रही है, उसका पर्दाफाश जब होता है तो कांग्रेस की बौखलाहट कैसे होती है ये देखने को मिला। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इशारे पे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराता है और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी आप देखेंगे कि किस प्रकार ये पूरा का पूरा संचालन ये सिविल लाइन थाने से नहीं होता, ये कांग्रेस के कार्यालय से संचालित होने वाला ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है। और मैं इसलिए इसको कहता हूँ कि 18 तारीख को 9:38 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया गया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा डॉक्टर रमन के खिलाफ, मेरे खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत प्रस्तुत की गई 18 तारीख, और शिकायत को ट्वीट के माध्यम से उस पेज में शिकायत के रूप में डाला गया। उक्त शिकायत में संबित पात्रा का नाम कहीं नहीं है उस ट्वीट में, क्योंकि उसमें कोई अपराध प्रदर्शित नहीं हो रहा था। पुलिस द्वारा 18 को एफआईआर दर्ज नहीं किया। 19 तारीख फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस भूपेश बघेल के दबाव में सिविल लाइन थाना में 215/21 अपराध दर्ज होता है और इस अपराध में भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश से एक 4:05 में शिकायत प्राप्त होती है। आप टाइमिंग को देखेंगे आश्चर्य करेंगे, 4:05 में 19 तारीख को शिकायत मिलता है और 4:06 में अपराध दर्ज हो जाता है। 1 मिनट में सारी तफ्तीश हो गई डॉक्टर रमन के खिलाफ, संबित पात्रा के खिलाफ, और ये 1 मिनट में उन्होंने अपराध दर्ज किया और शिकायत को भी बढ़ा चढ़ा के दिखाया। दूसरा विषय इसी का महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी ज़बरदस्त है कि मुझे नोटिस दिया जाता है और नोटिस मुझे आके मेरे निवास पे दिया जाता है और निवास पे 21/5/2021 को रात को मुझे नोटिस सर्व हुआ। नोटिस जो होता है जिसमें चार्जशीट पूरा रहता है वो केस डायरी का हिस्सा होता है। पुलिस का वो डॉक्यूमेंट होता है जो सिर्फ पुलिस के पास रहता है, केस डायरी का हिस्सा होता है वो नोटिस जो मुझे सर्व किया गया। मैंने रिसीव किया, रिसीव सहित उस पूरे के पूरे जो चार्जशीट था 5 मिनट के अंदर कांग्रेस के उस केस डायरी को ट्वीट करके एनआईसी इंडियन कांग्रेस के द्वारा इसको ट्विटर हैंडल में डाल दिया जाता है। यानी पुलिस का टीआई सबसे पहले उस मुझे जो रिसीव मैंने किया था मेरे खिलाफ जो मामला था उसको उन्होंने ट्विटर हैंडल में डाल दिया। यानी इसका संचालन ये सिविल लाइन थाने से नहीं हो रहा है, कांग्रेस के कार्यालय से हो रहा है और उसको जो विवेचना अधिकारी द्वारा जो नोटिस केस की डायरी में रहता है उसको सार्वजनिक करना एक प्रकार से अपराध की श्रेणी में आता है, उसको नहीं दे सकता। मगर उन्होंने इसको सर्कुलेट किया और ये सर्कुलेट करने का ये उन्होंने फोटोग्राफ सहित इसको जारी किया और उसमें मेरी पावती भी है, रिसिप्ट भी है यहाँ की कार्यालय का। ये मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार आईपीसी और सीआरपीसी का उल्लंघन जिस प्रकार से कर रहे हैं, ये पुलिस के लोग कर रहे हैं और इस प्रकार से लग रहा है कि ये पूरे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे में
यहाँ के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को देख रहे हैं और उसका संचालन कर रहे हैं। दूसरा विषय, मुझे 4 बिंदु पे उन्होंने जवाब मांगा था। उस जवाब का मैंने बिंदुवार, आज अधिकारीगण आए थे तो उनको मैंने उस चारों विषय का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के बारे में जानकारी चाहते थे और बाकी विषय में मैं बिंदुवार आपको बताने का प्रयास करूंगा कि मैंने जवाब क्या दिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा जवाब जो आज रिसीव किया गया है ये कहीं ना कहीं 15 मिनट में लीक कर देते, तो मैंने कहा आपको जानकारी दूं। एक भारतीय जनता पार्टी के जवाबदार पद में रहने के नाते 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद का दायित्व तो मेरे पास रहा। मैंने छत्तीसगढ़ पुलिस को नज़दीक से देखा, इनकी छवि को भी देखा। स्वच्छ छवि की पुलिस 2 साल में कैसे इनकी छवि धूमिल हो सकती है, ये मुख्यमंत्री और प्रशासन के निर्देश पर किस प्रकार झूठी राजनीतिक और व्यक्तिगत विद्वेष के लिए एफआईआर दर्ज कराती है और इसको जिस प्रकार से इन लोगों ने मामला दर्ज किया है उसमें हमारी आपत्ति है। और इन सारे एफआईआर जो उन्होंने किया, चाहे संदीप पात्रा के खिलाफ हो या डॉक्टर रमन के खिलाफ हो, न्यायालय ने निश्चित रूप से न्याय दिया है। संदीप पात्रा के तो कम से कम 10-11 जगह पे अलग अलग एफआईआर थे, सबको एक जगह किया गया और न्यायालय ने उस पर न्याय किया। तो ये न्यायालय में जाते जाते इनकी जो सारी तैयारी है, जो झूठे मामले हैं वो बेनकाब हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि आज जब कोविड-19 का पूरे प्रदेश में असर है, ये ऐसे समय जब आपदा है, इस आपदा के समय में भी षड्यंत्र से नहीं चूकते। 70 साल तक देश में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी की आज ये स्थिति है कि जनाधार जब उनका पूरी तरीके से बिखर गया है, तो अब ये झूठे मामले मुकदमे में न केवल षड्यंत्र पूर्वक काम कर रहे हैं, बल्कि ये प्रधानमंत्री जी को भी बदनाम करने में, केंद्र सरकार को भी बदनाम करने में भी ट्वीट के माध्यम इन्होंने जो षड्यंत्र किया है उसको पर्दाफाश करने का काम किया। मेरे द्वारा मैंने जो बहुत ही इस पूरे घटना से मेरा मन व्यथित रहा और मैं व्यथित होकर मैंने कहा कि इसको पूरा का पूरा जानकारी जनता के सामने रखूं। 18/5/2021 को प्रसारित किया गया मेरा ट्विटर संदेश का उद्देश्य सत्य को सामने लाना, जन सामान्य में उत्पन्न भ्रांति को दूर करना। मेरे द्वारा किया गया ट्वीट राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर जनता की जागरूकता लाने के उद्देश्य से किया गया था, जिस पर छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा एक बार फिर सरकार के दबाव में आधारहीन एफआईआर लिखा गया है। पुलिस द्वारा एफआईआर से प्रथम दृष्टया कोई आपराधिक मामला प्रदर्शित नहीं होता, परंतु क्योंकि हम विधि के मानने वाले नागरिक हैं, अतः इस संबंध में नोटिस का जवाब दे रहे हैं। पहले नंबर पे उन्होंने मेरे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को पूछा है, मैंने अपना ट्विटर अकाउंट हैंडल दिया है उनको। क्रमांक 2 में जो मेरा ट्विटर पेज है उसमें पोस्ट किए गए मैसेज मेरे द्वारा और कमेंट्स वगैरह जो सार्वजनिक रूप से किए हैं उसके बारे में एक्सेस की जानकारी मांगी। तो मैंने कहा भाई ये जो मेरा जो सार्वजनिक मेरे जो कमेंट्स हैं, जो मेरे मैसेज हैं मेरे ट्विटर पेज पे, वो पब्लिक डोमेन में है, उसको कोई भी पढ़ सकता है, उसके लिए अतिरिक्त जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको आसानी से देख सकते हो, उसको कोई डिलीट भी नहीं किया गया और वो पूरे के पूरे मेरे अकाउंट पर व्यक्तिगत जानकारियाँ भी हैं। अतः मैंने उनको कहा कि मैं ट्विटर अकाउंट को चाही गई एक्सेस विधिक एवं संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में है और मेरे निजता के मौलिक अधिकार का हनन है, इसलिए आप एक्सेस किसी का नहीं मांग सकते, न मेरा और न किसी भी ऐसे ऑपरेटर का जो उस पर काम कर रहा है। ये कानून पे कहीं नहीं लिखा है कि उनका एक्सेस आप सार्वजनिक कर दें, क्योंकि ये अपने आप में कि हर व्यक्ति का निजता का अधिकार है और ये मौलिक अधिकार हमारा है। तो मैंने उसको डिनाई भी किया और मैंने कहा कि ये देना मेरे लिए संभव नहीं है। क्रमांक 3 पे मैंने उत्तर दिया, जो 18/5/21 को ट्वीट में व्यक्तिगत विचारों के साथ संलग्न दस्तावेज जो पूर्व में मैंने जानकारी रखी है, जो मैंने कहा है उसके बारे में कहा है कि ये जानकारी जो मुझे मिली है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होकर प्रसारित हो रहे हैं, यानी ये सब पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। पुलिस का कोई भी व्यक्ति इस
पब्लिक डोमेन में उपलब्ध उन सारी बातों को जानकारी ले सकता है जो मैंने जानकारी ली है, इसलिए इसका अतिरिक्त जानकारी देने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। और चौथा नंबर, मेरे ट्विटर संदेश कांग्रेस टूल किट एक्सपोज से जुड़े हुए विचार संवाद, ये सारे चीज़ों के बारे में उन्होंने जानकारी मांगी थी, तो मैंने कहा ये सार्वजनिक रूप से मेरे ट्विटर संदेश में सार्वजनिक से उपलब्ध हैं, इसलिए इसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मिल जाएगा। इस प्रकार मैं ये कहता हूँ कि यह जो प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है मेरे विचारों की अभिव्यक्ति है, मैं अपना विचार अभिव्यक्त कर सकता हूँ। जब देश कोविड की महामारी से जूझ रहा है, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस टूल किट के माध्यम से जिस प्रकार सुनियोजित षड्यंत्र करने का अभियान चलाकर जनता को दिग्भ्रमित कर अराजकता फैलाने का दुष्कृत्य कर रही है, आधारहीन एफआईआर के माध्यम से मेरे व्यक्ति के अधिकार को, मेरी आवाज़ को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है वह निहायत ही असंवैधानिक, निंदनीय है। पुलिस द्वारा जल्दबाजी में दबाव व शिकायतकर्ता का कथन दर्ज किए बिना और उसके शिकायत की सत्यता को परखे बिना 1 मिनट के अंदर 4:05 और 4:06 में ही उन्होंने प्राथमिकता दर्ज कर लिया। और जिस प्रकार प्रश्न मुझे पूछे गए उससे प्रदर्शित होता है कि यह पूरी कार्रवाई कांग्रेस पार्टी के झूठे साख को बचाने के लिए, पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए लिया गया है। यह एफआईआर मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित करने, डराने और मेरी आवाज़ दबाकर राजनीतिक द्वेष से मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास है। हम इस प्रकार के कृत्य से न डरते हैं, न इस प्रकार के कृत्य से भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भय खाता, न इसकी हमको चिंता होती है कि इसमें राजनीतिक दृष्टि से हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मंडल स्तर का, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता, प्रदेश के हमारे सभी पदाधिकारी, सांसद, विधायक और सभी पदाधिकारी इस कांग्रेस के षड्यंत्र को पर्दाफाश करके और टूल किट के माध्यम से देश में बीजेपी को, प्रधानमंत्री को, देश को अपमानित करके जलती हुई चिताएं दिखाने का काम यदि कर रहे हैं, गंगा में बहती हुई लाश दिखाकर देश को अपमानित कर रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री द्वारा खुद इंडियन वेरिएंट की बात होती है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा वो इंडियन स्ट्रेन की बात करते हैं। ये टूल किट का हिस्सा ही है। ये जो जिस प्रकार के बयान इनके आ रहे हैं अपने आप में, इन्होंने जो धारा 504, 505, 505A, 469 और 188 जिस धारे में मामला दर्ज किए हैं, उसको यदि आप पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद उसको समझेंगे कि ये धारा जो लगाया गया है और उस धारा में जो 504 में जो प्रावधान है, 505A में जो प्रावधान है, 469 में जो भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो रचना है, आपको लगेगा ये मजाक कर रहे हैं। ये एफआईआर में इन धाराओं पे मामला पंजीबद्ध करना एक प्रकार से, इसके डिटेल यदि आप चाहेंगे तो मैं इसके भी आपको दूंगा कि किस प्रकार इन्होंने 504 में जो कोई व्यक्ति को उकसावे के इरादे से जानबूझकर अपमान करे, इरादतन या जानते हुए भी कि इस प्रकार की उकसाहट उस व्यक्ति को लोक शांति भंग करने या अन्य अपराध कारण हो सकता है, या किसी एक अवधि के कारावास की सजा जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंडित होगा। इन्होंने कहा है कि अशांति फैल जाएगा, पूरे के पूरे देश में संभावना फैल रही है कि सार्वजनिक रूप से शांति भंग हो जाएगा। मेरा ट्वीट जब से चल रहा है आज तक कौन सा छत्तीसगढ़ में शांति भंग हुआ? कौन किसी ने एक दूसरे के साथ विद्वेष की भावना की? किसने इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जो लगाए हैं? ये चारों मामले जो मैंने इसमें देख रहा था, इस प्रकार के आरोप जो लगाए हैं कि कानून, सरकार के कानून का उल्लंघन, कानून के निर्दोष को तोड़ना IPC 188 के तहत किया जा सकता है। कौन सा कानून को तोड़ा गया? कौन से कानून के निर्देशों को तोड़ा गया है? कौन से सरकार के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है? 188 लगाने का औचित्य क्या है? इन सारी धाराओं की धज्जियाँ बिगड़ जाएगी जब न्यायालय में हम जाएंगे, और इसमें निश्चित रूप से आने वाले समय में न्यायालय में जाकर भी हम इस मामले को पूरी तरीके से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे और अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। इस
इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।